तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, हम लोग अपना NCERT आवर इन्वायरमेंट जो हमारा जियोग्राफी चल रहा था, आज हम उसी के मुद्दे को अच्छे तरह से एनालिसिस करेंगे। हमने 2 वीडियो डाल दिया है और उन दोनों वीडियो में आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। इतना तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि एक एक चीज को हम बारीकी से बहुत अच्छे तरह से बताएं, ठीक है ना। आज जो तीसरा वीडियो प्यारे बच्चों होगा, वो होगा प्यारे बच्चों हमारा वायुमंडल की संरचना पर, ठीक है ना। तो वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरह से समझेंगे, ठीक है ना। और जो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बता देना, वहां पर सारी चीजों का जवाब कमेंट में ही बता दिया करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना सुझाव देना कि कैसा आप लोगों को लग रहा है। और बहुत ही जल्द हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये आवर इन्वायरमेंट से अलग होगा, NCERT का होगा। मैथ का भी शुरू करेंगे और अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री का हो गया, सिविक्स का हो गया, तमाम ऐसे जो जितने भी आपके हैं सब शुरू किया जाएगा, कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं प्यारे बच्चों की कब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद हम ये सभी तमाम चीजों को लाएंगे। आप लोग देखना कि एक दिन में हम एक एक वीडियो सभी चैप्टर्स के ही रोज डालेंगे, यानी कि 5 या 6 वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेंगे। लेकिन उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि प्यारे बच्चों अभी जो व्यूज हैं बहुत कम है और उतना ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही है। यदि 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम इन सभी जो चैप्टर अभी लाना बाकी है उन सभी को लेकर आना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो बस इंतजार उसी दिन का है जिस दिन ये व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उसी दिन से हम भी अपनी जो ये प्रक्रियाएं हैं और भी अच्छी रणनीति के तहत बेहतर तरह से संचालित करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोगों मुझे एक मैसेज देना था आप लोगों को, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। चलिए आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग होगा हमारा, क्या होगा? वायुमंडल की क्या संरचना। वायुमंडल की संरचना यानी कि जब संरचना की बात होगी यानी तो किसकी बात होगी? स्ट्रक्चर की बात होगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किसका? एटमॉस्फियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर की बात होगी तो ये बात होगी वायुमंडल की संरचना, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ जब एटमॉस्फियर की बात होगी तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या इसमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर में। तो इसमें बहुत सारी चीजों को समझेंगे हम लोग। पहले क्या समझेंगे? देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी प्यारे बच्चों जो है ये ना, तो पृथ्वी के बाहर क्या पाई जाती है? हमने बोला कि वायुमंडल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायुमंडल पाई जाती है। क्या है? वायुमंडल है, ठीक है ना। और ये हमारे क्या है? पूरी तरह से पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी कितनी है? ये जो भाग है ये हमारी पूरी भाग क्या कहलाती? पृथ्वी। ये जो बाहर का भाग है ये हमारे क्या कहलाता? वायुमंडल। तो वायुमंडल प्यारे बच्चों कई परतों में है, कई परतों में बटा हुआ है। यह वायुमंडल क्या हुआ? कई परतों में वायुमंडल बटा हुआ। अब वो कई परत कितने हैं? तो वो 5 परत हैं। कितने परत हैं? 5 परत हैं। तो ये समझ लीजिए एक परत हो गया, दूसरा परत समझ लीजिए ये हो गया, तीसरा परत समझ लीजिए ये हो गया, चौथा परत समझ लीजिए ये हो गया और पांचवा परत समझ लीजिए ये हो गया। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि वायुमंडल की जो सघनता है ऐसे इतने लेयर में है, यानी कि 5 लेयर में है। जो आपका कौन एटमॉस्फियर है, वायुमंडल है, वो 5 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो ये हमारी पृथ्वी से शुरू होती है प्यारे बच्चों और आगे बढ़ती हुई चली जाती है, आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो अगर आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए हैं तो आप उसी पे समझते हैं। जरा देखिए, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर की बात करते हैं यानी कि वायुमंडल की जब संरचना की बात करते हैं तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कितने भागों में बटी है? हमारी पृथ्वी लिखेंगे कई भागों में बटी है या कई परतों में बटी है। कई परतों में क्या है? कई परतों में बटी है, ठीक है ना, बटी है।
अब ये कई परतों में बटी है, तो इसका क्या मतलब है, आप वो परत भी तो बताइए। तो हम बोलेंगे यानी कि 5 परतों में, कई परतों में बटी है, जो कि 5 है। यहाँ पे लिख लीजिए जो कि कितने हैं, जो कि 5 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। अब कौन कौन है वो 5 प्रकार, वो 5 जो आपके 5 है परत, तो उसके नाम इस प्रकार है। पहला लिखते हैं, देखिए पहला प्यारे बच्चों आपका कहता है क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल। दूसरा आपका कहलाता है समताप मंडल। क्या कहलाएगा, समताप मंडल। और तीसरा आपका कहलाता है प्यारे बच्चों मध्य मंडल। क्या कहलाएगा, मध्य मंडल। और चौथा आपका कहलाता है बाह्य मंडल। क्या कहलाता है, बाह्य मंडल। और जो 5वां है आपका वो होता है प्यारे बच्चों बहिर्मंडल। क्या होता है, बहिर्मंडल। आइए इंग्लिश में भी इसको समझते हैं। जो आपका क्षोभ मंडल है ना, इसको आपको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। जो आपका समताप मंडल है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक ना। जो आपका मध्य मंडल है इसको मीजोस्फियर बोलते हैं, मीजोस्फियर को मध्य मंडल। और जो आपका बाह्य मंडल है ना इसको थर्मोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर हो गया। और जो आपका बहिर्मंडल है इसको एक्सोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे, जो 5 परतों में आपकी पृथ्वी बटी हुई है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है, आवर अर्थ इज डिवाइडेड बाई कितने, आपका लिखेंगे 5 लेयर हुज आर, जो कि इस प्रकार है। तो लिखेंगे हुज आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी के नाम हो गए हैं। तो ये प्यारे बच्चों नाम हो गया है। तो अगर हम इसी को अब आगे चलते हैं, इतना तो हमने समझाना था, तो ये चीज हम आपको समझा दी है, ठीक है ना। अब इसी के आगे क्या बात होगी, इसके आगे की बात समझिए। पहले आप देखिए, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी की जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो यही हमारा जो ये मंडल होता है, ये क्या होगा, क्षोभ मंडल। क्या होगा प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल। इसे बोलेंगे समताप मंडल। क्या बोलेंगे, समताप मंडल। और इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों मध्य मंडल। क्या बोलेंगे, मध्य मंडल। आगे जाएंगे तो इसे हम बोलेंगे बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे आगे तो इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों बहिर्मंडल। तो इतनी बात समझ में आ ही गई होगी आपको कि ये है आपका ट्रोपो, ठीक है ना, ट्रोपो। ये है आपका स्ट्रेटो, ये है आपका मीजो। और ये है आपका थर्मो, और ये है आपका एक्सो। आगे सब में स्फीयर लगा लेना, मंडल का मतलब स्फीयर। तो यानी कि ट्रोपो क्षोभ मंडल, स्ट्रेटो समताप मंडल, मीजो मध्य मंडल। क्यों मीजो, देखिए 2 इधर है, 1 2 और 2 इधर है, यानी कि इन दो के बीच में कौन है, बीच में है, इसीलिए इसको मध्य मंडल या मीजोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे सबका नामकरण किस तरह से होगा, ये नामकरण भी आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत रखिए, ठीक है ना। अब सभी के बारे में प्यारे बच्चों हम इसका सबका डिस्कशन करेंगे। कैसे क्या डिस्कशन होगा आप लोग ये समझिए। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला। इन्वायरमेंट कहने का मतलब जो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फियर होता है। क्या, जो हमारा एटमॉस्फियर होता है, वो हमारा एटमॉस्फियर यानी कि जो वायुमंडल है, ये कहाँ तक फैला हुआ है। आई थिंक आप लोग समझ गए, यहाँ से पृथ्वी शुरू होती है और यहाँ तक, और इतने ही पूरे भाग को हमने बोला कि यह एक पतली चादर है। जब हम शुरुआत में पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था यह एक क्या है प्यारे बच्चों, एक पतली चादर है, ठीक है ना। एक पतली चादर के रूप में है, चादर के रूप में फैली हुई है, रूप में क्या है, फैली हुई है।
ये हमने शुरुआत में बताया था। तो पतली चादर कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको जो बोलते हैं, यह एक ह्यूज ब्लैंकेट की तरह से है प्यारे बच्चों। तो ये चीज आप लोगों ने समझ गया होगा कि जो अब इस वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर जितने परतें हैं, जितने लेयर हैं, हम सभी की चर्चा करेंगे। आई थिंक ये बात समझ में गए होंगे आप लोग। अब आगे चलिए, अब आगे हम सभी को हमने बोला है क्या करना है, एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। चलिए जरा देखिए, हम जो क्षोभ मंडल की बात करेंगे, किसकी प्यारे बच्चों, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर। क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर। जब ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, जरा देखिए ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के जस्ट ये ऊपर का जो ये इन्वायरमेंट है, ये वाला इतने भाग को हम मान लेते हैं, ये हमारा जो इतना भाग है, इतने भाग को मान लेते हैं क्या है, हमारा क्षोभ मंडल है। क्या मानते हैं, क्षोभ मंडल है, यानी कि क्या है ये आपका ट्रोपो है। क्या है, ट्रोपो है। आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इतना समझ गए होंगे। तो इसकी जो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारी पृथ्वी से शुरू होती है और इसकी ऊंचाई कहाँ तक जाती है, 13 किलोमीटर तक। यानी कि 13 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है, ये हम बताएंगे। फिर ये शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी पृथ्वी से शुरुआत होती है और ऊपर तक ये जाती है। अब इसमें एक बात और बताएंगे कि इसमें प्यारे बच्चों और क्या होंगी, इसमें आप बताएंगे जो भी आपकी बादल वाली कंडीशन है, बादल यानी कि जितने भी आपकी मौसम से संबंधित, या बादल बना है ना, तो बादल बनने का मतलब है जितने भी आपकी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम से संबंधित जो घटनाएं होंगी वो सभी यहाँ पर होगी। अब मौसम से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं, हमने बताया कि वर्षा होती है, ठीक है ना। फिर हमने कुहासा के रूप में बताया कि जो आपका कोहरा पड़ता है ना, कुहासा। फिर हमने आपको बताया था कि ओला वृष्टि जो होती है, यानी कि जो आपका क्या पड़ता है, बर्फ गिरता है, उसे हम बोलते हैं ओला वृष्टि जो होती है। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें क्या है, वायुमंडल से संबंधित, मौसम से संबंधित घटनाएं हैं। तो पृथ्वी पर क्या क्या होती हैं, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक शुरू होती 13 किलोमीटर है, और फिर इसमें बोलेंगे कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं ये सभी होती हैं, ठीक है ना। तो इसी में जो मानव होता है, मानव इसी पे ही तो निवास करता है, इसी पे ही पहली परत में। तो जो मानव होता है, तो लिखेंगे जो मानव होता है, मानव इसी परत में निवास करता है, मानव इसी परत में क्या करता है, निवास करता है। और अगर मानो प्यारे बच्चों इस परत में निवास करता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि नहीं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, परत है। क्यों महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि मानव इसमें निवास करता है, और महत्वपूर्ण होने के लिए है कि मानव जो होता है वो इसी परत से क्या लेता है, सांस लेता है। क्या करता है, सांस लेता है। तो ये बात समझ में आ गई कि कितने पॉइंट हमने बताया। एक पॉइंट बताया कि सबसे महत्वपूर्ण परत है कौन सा, क्षोभ मंडल, यानी कि आपका ट्रोपोस्फियर। दूसरा, यानी कि ये पहला बोलेंगे। दूसरा हम बोलेंगे क्यों, क्योंकि मानव इसी परत में निवास करता है, चूंकि उसे सांस लेना रहता है। तीसरी बात बोलेंगे कि जो इसकी हाइट होती है प्यारे बच्चों, वो हाइट औसतन यानी एवरेज हाइट कितनी होती है, 13 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, वहां तक ये क्या होती है, एक्सपेंड की होती है, यानी कि वहां तक ये फैली हुई होती है, ठीक है ना। एक्सपेंड होती है यानी फैली होती है। फिर बोलेंगे जितने भी आपकी वेदरिंग फिनोमिना होती है, यानी कि ऑल वेदरिंग फिनोमिना, ऑल वेदरिंग फिनोमिना जितने भी होंगी वो आपकी, वो कहां पर होंगी, आप बोलोगे कि इसी ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में होगी। जैसे प्यारे बच्चों रेन हो गया, कुहासा हो गया, यानी कि आपको जिसे बोलते हैं फॉग जम जाना ना, फॉग होना, तो फॉग भी लिख सकते हैं। और थंडर स्टॉर्म जिसे बोलते हैं ओला वृष्टि, तो ये भी लिख सकते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपकी होती हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। क्या लिख सकते हैं, देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर किसके लिए, ह्यूमन के लिए। तो लिख देंगे फॉर ह्यूमन
ह्यूमन के लिए। क्यों? क्योंकि इसी में वो क्या करता है, जो रेस्पिरेशन होता है इसी परत से लेता है। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो क्षोभ मंडल में प्यारे बच्चों यही चीजें लिखना है। क्या लिखना है? यही चीजें लिखना है। तो हमने आपको बढ़िया से समझाया, इसमें मानव निवास करता है तो महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा बोला कि मानव निवास करता है तो यहाँ पे सांस लेगा, 2 पॉइंट हो गया। ऊंचाई कितनी होगी? 13 किलोमीटर, 3 पॉइंट हो गया। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होगी 4 पॉइंट। कौन कौन सी घटनाएं? ये तो 5 पॉइंट। ये सारी बातें अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आगे चलते हैं। तो क्षोभ मंडल की हम लोगों ने चर्चा कर लिया ना। अब आगे की बात करते हैं, जरा देखिए आगे क्या है। आगे की जो प्यारे बच्चों है, दूसरा मंडल जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल। और समताप मंडल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगी, जरा देखिए। ये हमारी है पृथ्वी, यानी कि ये हमारी क्या है? अर्थ। पृथ्वी के बाहर की, चलिए पूरा हम नहीं बनाते हैं, इतना ही बनाते हैं। ये हमारा जो लेयर था, ये कौन सा लेयर था? ये हमने बोला था कि ये ट्रोपोस्फेयर है। टी पार्ट ट्रोपो, और यहाँ पे क्षोभ लिख देता हूँ, क्षोभ। यानी कि ये हमारे कौन सा है? पहला लेयर है। इसी के ऊपर जब प्यारे बच्चों जाते हैं तो ये हमारा कौन सा लेयर बनता है? हमने बोला कि ये हमारा समताप मंडल बनता है। क्या बनता है? समताप, यानी कि स्ट्रेटो। क्या बनता है? स्ट्रेटो। इसमें तो सभी चीज समझ गए। अब ये बताइए कि ये क्षोभ मंडल के ऊपर है कि नहीं? ये तो हमारा पूरा क्षोभ मंडल हो गया, यानी कि ट्रोपोस्फेयर हो गया। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। तो हम पहली बात लिखेंगे क्या, कि जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर, ऊपरी परत से शुरुआत होती है। शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है? तो आप बोलेंगे समताप मंडल की। यानी कि आपको हमें जो बोलना है तो बोलेंगे जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो बिगिंस, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर बिगिंस, यानी कि जो समताप मंडल होता है वो शुरुआत होती है, बिगिंस होती है कहाँ से? अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। तो इस तरह से इसका जो आपको ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में प्यारे बच्चों, नीचे से ऊपर जाता है। तो इसीलिए जब भी आपको इस तरह से लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर बिगिंस, यानी कि शुरुआत होती है कहाँ से? अपर पार्ट ऑफ, किसके अपर पार्ट ऑफ से? ट्रोपोस्फेयर से। तो लिख लेंगे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्या इतनी बात आपको समझ गई? पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए बताइए, इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं हमने बताया था होती हैं, तो इसमें क्या मौसम संबंधी घटनाएं होंगी? नहीं होंगी। तो दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधित क्या घटनाएं क्या नहीं होती हैं? नहीं होती है, यानी कि ऑल वेदरिंग फिनोमेना डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस लेयर। यहाँ पर कोई भी आपकी जो वेदरिंग फिनोमेना होती है, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है, नहीं पाई जाती है। और अगर प्यारे बच्चों मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका एरोप्लेन जो होता है वो उड़ाने के लिए बहुत ही कारगर होता है, यानी कि इसमें एरोप्लेन उड़ेगा। तो बोलेंगे कि जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त, उड़ाने के लिए यह आदर्श स्थिति होती है। यह क्या होती है? आदर्श स्थिति, यह आदर्श स्थिति पाई जाती है। यानी कि एक बात तो आपको समझ में आ गया कि हवाई जहाज क्या क्षोभ मंडल में उड़ेगा? ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ सकता। क्यों? अगर इसमें उड़ाओगे ना तो इसमें हवाई जहाज क्या हो जाएगा? आपका डिसबैलेंस होके गिर सकता है, यानी कि घटना हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। धुंधलापन दिखेगा, बादल छा जाएंगे, वर्षा होने लगेगी। तो ये सभी डिस्टरबेंस है जो एरोप्लेन उड़ाने में बहुत सारी समस्या पैदा करती हैं।
तो हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट चाहिए, वातावरण चाहिए जिसमें ऐसी कोई घटना हो ही ना। तो वो कौन सा हमें लेयर मिल गया प्यारे बच्चों? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसमें ना तो कोई मौसम संबंधी घटनाएं होंगी, और मौसम संबंधी घटना नहीं होगी तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति यानी कि आइडियल स्टेज होता है। क्या होता है? आइडियल, यह आपकी आदर्श स्थिति होती है किसके लिए प्यारे बच्चों? हवाई जहाज उड़ाने के लिए, फ्लाइंग द एरोप्लेन। अब अगर प्यारे बच्चों यह आपकी हवाई जहाज उड़ाने के लिए बात हो रहा है तो याद रखना इसी में एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। याद रखना जो हवाई जहाज उड़ता है ना इसी ओजोन लेयर में उड़ता है। तो ये जो लेयर होता है इसको इस तरह से बना लीजिए यहाँ तक, क्योंकि इसी में क्या उड़ रहा है? आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी परत में क्या पाई जाती है? ओजोन की परत भी पाई जाती है। ओजोन को O3 बोलते हैं। ओजोन की परत भी क्या होती है? पाई जाती है। यहाँ पे मतलब हो गया ओजोन लेयर एग्जिस्ट इन, कहां पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। और अगर ओजोन लेयर पाई जाएगी तो बच्चों बताइए यह क्या करता है? हानिकारक जो गैस होते हैं, हानिकारक गैसों से रक्षा करता है। गैसों से क्या करता है? रक्षा करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करेगा जो हार्मफुल गैसेज होती है उससे। ठीक है ना? कहां से ये जो आती है गैसें कहां से आती हैं? तो लिखेंगे सूर्य से आने वाली किरणों से। सूर्य से आने वाली किरणों से। ठीक है ना? क्या निकलती है? ये जो हानिकारक गैसें होती है वही। तो इतनी सारी चीजें आपकी होगी किसमें? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या हमने बोला कि बताइए क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जा रही है, ये क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर कौन सी बात है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। तो बोलेंगे क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। दूसरा बात हमने कहा मौसम संबंधी इसमें घटना हुई थी तो इसमें नहीं होगी। तो ये, और जैसे अगर इसमें मौसम नहीं तो हवाई जहाज उड़ाई जाएगी, और हवाई जहाज उड़ेगी तो यहाँ पर एक लेयर पाया जाएगा, कौन सा? ओजोन। ये हमें हानिकारक गैसों से रक्षा करती है जो सूर्य से आती है, जैसे कौन सी? यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इससे हमारी रक्षा करती है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों समताप मंडल हो गया। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई गई होगी। जो हम जैसे बता रहे हैं, अगर आप लोग इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है आपका प्यारे बच्चों मध्य मंडल। क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर। जरा देखिए ये हमारी अर्थ है, और पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। इस तीसरी परत की हम बात कर रहे हैं। ये पहली होगी, ये दूसरी, तीसरी। इस तीसरी परत की बोलेंगे तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। ये क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। और ये बताइए पहला पॉइंट क्या होगा? किसके ऊपर है ये बताइए? तो हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, यानी कि समताप मंडल के ऊपर क्या पाया जाता? मध्य मंडल। तो लिख लीजिए समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। कौन? आप बताओगे? मध्य मंडल। तो यहाँ पे लिखेंगे मीजोस्फीयर एग्जिस्ट या फाउंड कि हाँ अपर पार्ट ऑफ द किसके? स्ट्रेटोस्फीयर। इतनी बात समझ में आई। दूसरी पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? ये जो मीजोस्फीयर है ना, मध्य मंडल है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई तो हम नहीं बताए। तो इसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों 13 किलोमीटर थी। पहले वाले की बात बता दिए। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर है। जो दूसरा वाला आपका स्ट्रेटोस्फीयर है 50, और यहाँ जो इसकी ऊंचाई है तीसरे की कितनी है? 80 किलोमीटर। जो इसकी ऊंचाई है कितनी? 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे बताएंगे दूसरे पॉइंट में कि जो इसकी ऊंचाई होती है, वो कितनी होती है? 80 किलोमीटर होती है। ठीक है ना? तो यानी कि इट स्पेंड फ्रॉम कितना? 80 किलोमीटर। ठीक है ना? फ्रॉम द, कहां से? आपका स्ट्रेटोस्फीयर से आपका 80 किलोमीटर की यह ऊंचाई पर होता है। ठीक है ना?
अब यहाँ पर जो तीसरी बात आती है, जहाँ प्यारे बच्चों जो ये छोटे छोटे आपके एस्टेरॉइड होते हैं ना, जो ये पहाड़ जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर क्या आते हैं इसमें आके इस परत में आकर जल जाते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे ये इसे बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलेंगे? उल्का पिंड बोलते हैं। और जो ये उल्का पिंड होता है, ये उल्का पिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। तो इसी परत में आकर जल जाते हैं, आकर जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं ये भी रीजन अगर आपको समझना है, क्योंकि इतनी तेजी से आते हैं ना, ऊपर से इतनी तेजी से आ रहे होते हैं, तो इनका जो घर्षण होता है, रगड़ाव, इतनी तेजी से इनका रगड़ होता है, किससे? वातावरण के जो वायु है, उस वायु से इनका जो घर्षण होता है, इनका जो फ्रिक्शन होता है, उसी फ्रिक्शन के जरिए ही इनमें आग लग जाता है। और आग लग जाएगा तो ये जल जाएंगे। तो बोलेंगे इट्स बर्न, यानी कि बर्न क्या? एस्टेरॉइड फ्रॉम दिस लेयर। किस लेयर में? आप बोलेंगे कि मीजोस्फीयर में। तो ठीक है ना, जो एस्टेरॉइड होते हैं वो बर्न आउट फ्रॉम द मीजोस्फीयर, यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई कि एस्टेरॉइड और उल्कापिंड यहाँ पर इसी परत में आकर जलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे अक्षोभ मंडल में कोई भी चट्टान आकर नहीं गिरता है। कभी कभार होता है कि नहीं जल पाते हैं, वो पहुंचते पहुंचते गिर जाते हैं पृथ्वी पर। तो ये एक मतलब अपवाद रूप बात हो गई, लेकिन अधिकतर जो एस्टेरॉइड होते हैं उल्कापिंड इसी परत में आकर जल जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। क्या? कि समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है, ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है, और उल्कापिंड इसी परत में आकर गिर जाते हैं। तो इतनी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं हम अपने अगले लेयर की। जब बात करते हैं तो ये हमारा अगला लेयर है, और ये अगला लेयर को हम बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल को क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर। क्या बोलेंगे? थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर की जब बात करेंगे ना, तो 80 किलोमीटर से ऊंचाई इसकी कहां तक जाती है? 400 किलोमीटर तक जाती है, यानी कि 80 से 400 किलोमीटर। और यह हम बोलेंगे किसके ऊपर ही परत? तो बोलेंगे कि यह चौथी परत है, यानी कि ये तीसरी परत थी, यह चौथी परत है। पहली बात अगर बोलना है तो लिख देना कि यह चौथी परत है। और चौथी परत है तो बताइए किसके ऊपर है? मध्य मंडल के ऊपर पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है तो लिख देना कि मध्य मंडल के, यानी कि मीजोस्फीयर के एबव है, यानी कि के ऊपर पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है। अब बताइए इसमें क्या क्या होगा, इसमें बताइए। तो इसमें प्यारे बच्चों मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक ना, और इस अर्थ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है और अपने हाथ में क्या लिया है? एक रेडियो लिया है। क्या लिया है? एक रेडियो लिया है। इस रेडियो को वो चला रहा है ना, तो यहाँ पे कैसे वो बज रहा है, उसको बजने के लिए यहाँ से सिग्नल आता है और सिग्नल इस में पहुंचता है। इस फेज में पहुंचने के बाद वो सिग्नल पुनः इसी रेडियो में पहुंचता है। यानी कि जो भी हम रेडियो में प्रसारण सुनते हैं या टेलीविजन में जो सुनते हैं चीजें, वो पहले कैसे सुनाई देता है? वहां से जो आवाज होती है वेव के रूप में यहाँ पहुंचती है, और यहाँ से वो फिर लौट कर इसी में आती है। इसी वजह से हमको वो सुनाई देती है, ठीक है ना। अब ये क्यों जाती है, क्यों आती है, आखिर रीजन क्या है? तो बोलेंगे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपका आयन मंडल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आयन मंडल पाया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि बाह्य मंडल का ही एक भाग होता है, एक परत होता है। कौन? आयन मंडल। यानी कि आयन स्फीयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, ठीक है ना। और आयन मंडल है तो इसमें आयन रहते हैं, तो उसी आयन से ही आपका क्या होता है? रेडियो का संचार होता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि रेडियो संचार किसी में होता है? इसी परत में होता है, इसी परत में पाया जाता है। तो रेडियो संचार आपने समझ गया। अब ये कैसे होता है? तो हमने बताया कि पृथ्वी से जो आती है वेव के रूप में, यानी कि जो आपका क्या होता है? रेडियो वेव्स होते हैं। क्या होता है? जो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं उन्हें रेडियो वेव्स बोलते हैं। तो रेडियो तरंगे
आती हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर फिर पुनः वहीं पर चली जाती हैं। तो रेडियो तरंगों के रूप में यह पृथ्वी से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, परावर्तित होकर क्या करती हैं, आपकी जो सिग्नल होता है उसे पहुंचाती है। यानी कि जो आपका रेडियो संचार है, यहाँ पर लिख सकते हो रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो संचार को क्या बोलते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है ना। कहाँ पे होती है, इसी परत में होता है, एग्जिस्ट इन आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड या ट्रांसफर कहाँ से, फ्रॉम द अर्थ बाय द रिफ्लेक्टिंग नेचर, ठीक है ना। यानी कि रिफ्लेक्ट होकर, जो रिफ्लेक्ट होने की इसकी प्रकृति होती है उसी से ये आपका जाती है और सिग्नल यहाँ पे रेडियो में देती है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो यही सारी बातें आपको लिखना है किसमें, आयन मंडल में। रेडियो का बात हो गया, मोबाइल का बात हो गया, टेलीविजन का बात हो गया, ये सभी सिग्नल इसी से ही आता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका टावर हुआ, जो भी आपका क्या हुआ, टेलीविजन हुआ, जो भी आपका रेडियो हुआ, इसी परत से होता है। तो ये हमने समझ लिया आपकी चौथी परत। और लास्ट और अंतिम परत की आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो संरचना है किसका, वायुमंडल का, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट वाला है जो पांचवा है, ये है आपका बहिर्मंडल। क्या है, बहिर्मंडल है, इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलेंगे, एक्सोस्फीयर। तो ये बताइए सबसे बाहरी परत है कि नहीं, तो लिखेंगे सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। कौन दिस इज, यानी कि एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर इज आउटर मोस्ट लेयर। ये हमने बना दिया है बहुत मोटा, लेकिन इसको आपको बनाना है कि बहुत पतला, इस तरह से बनाना है। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि यह सबसे बहुत पतली परत होती है, यह बहुत पतली परत होती है, बहुत पतली परत होती है, यानी कि वेरी थिन लेयर, यानी कि इट इज वेरी थिन लेयर। और पतली परत होती है तो यहाँ पर जो गैस होती हैं, गैस बहुत हल्के होते हैं, गैस बहुत क्या होते हैं, हल्के होते हैं। और इसमें अगर गैसेज है तो हल्के का मतलब बहुत ही लाइट होते हैं, गैसेज आर वेरी लाइट, हल्की होती हैं। यानी कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो गैसें होती हैं अंतरिक्ष में यहीं से तैरते हैं, अंतरिक्ष में यहीं से शुरू होते हैं तैरना। तो अंतरिक्ष में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये हमारी बात हो गई क्लियर, जो हमने पूरी तरह से बताया। कि बताइए किसके ऊपर की बात है, ये बाह्यमंडल के ऊपर है। तो आप लिख सकते हैं कि बहिर्मंडल किसके ऊपर का है, बाह्यमंडल। तो पहला इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि बहिर्मंडल बाह्यमंडल के ऊपरी परत है। दूसरा बोलेंगे कि यह बहुत बाहरी परत होती है। तीसरा बोलेंगे कि पतली परत है। चौथा बोलेंगे गैस इसमें बहुत हल्का होती है, और गैस के नाम लिया था हाइड्रोजन हीलियम, अंतरिक्ष में पूरी तरह से तैरते रहते हैं। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, जो पांचों आपको लेयर बताया गया। आपके एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, तो उस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आपका पहला परत हुआ, ये आपका दूसरा परत हुआ, ये आपका तीसरा परत हुआ, और ये आपका चौथा परत हुआ, ठीक है ना। अब इसमें लिख लेता हूं ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब यहाँ पर हाइट है, हाइट को लेकर बात किया गया है, यानी कि जो ये ऊपर का ग्राफ जाएगा हाइट को लेकर। और यहाँ पर आपका परत यानी कि लेयर की बात किया गया है, कौन सा लेयर पाया जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है, क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल है। ये आपका है समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल। ये बीच में है तो ये हो गया मध्य मंडल। और ये ऊपर का अगर हम जाएंगे तो ये होता है बाह्य मंडल। क्या होगा, बाह्य मंडल। और ये हो गया प्यारे बच्चों कौन सा, बहिर्मंडल हो गया, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें तो ये होता है आपका कौन सा, ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। इसकी अगर बात करें तो ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ये है आपका मीजोस्फेयर। और ये है आपका थर्मोस्फेयर, थर्मो। और ये है आपका एक्सो।
जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 13 किलोमीटर ऊंचाई होगी, ये आपकी 50 किलोमीटर होगी, ये आपकी 80 होगी और ये आपकी 400 होगी और ये ग्रेटर देन 400 होगी। तो ऊंचाई में यहाँ पर आपका जो दिया गया है तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे 10 बनाया गया है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे इस तरह से 20 बनाया गया है, 30 बनाया गया है, 40 बनाया गया है, 50 बनाया गया है, ठीक है ना। आगे जाएंगे 60 है, 70 है और ये फिर 80 है, फिर आगे जाएंगे 90 है, 100 है और ये आपका क्या है 400 हो गया। डाट डाट करते हुए बढ़ जाना और ये ऊपर की आगे हो जाएगी। ये आपका जो प्यारे बच्चों लाइन है ना, इसे ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज का मतलब हो गया ये ट्रोपो है तो ट्रोपोपॉज, पॉज का मतलब एकदम सीधी लाइन, यानी कि क्षोभ सीमा, यानी कि सीमा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर यह खत्म होता है और यहाँ से शुरू होता है समताप मंडल। तो यह एक तरह से जो लाइन है ये एक क्लियर कर रहा है कि अब सीमा समाप्त हो गया है, तो इसीलिए ट्रोपोपॉज। यह सीमा समाप्त हो गया तो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोपॉज होगा। ये क्या होगा? स्ट्रेटोपॉज होगा, यानी कि यहाँ पे समताप सीमा बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? समताप सीमा। यहाँ पे ये पूरी तरह से खत्म हो गया मध्यमंडल, तो यह मीजोपॉज हो गया। क्या होगा? मीजोपॉज होगा। यहाँ पे बोलेंगे मध्य सीमा। इसी तरह से आगे आप लोग करेंगे। अब टेम्परेचर की बात समझ लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों ना टेम्परेचर घटता है। क्या होता है? टेम्परेचर घटता है। तो घटने का मतलब देखिए इधर आ रहा है, इधर आने का मतलब घट रहा है। इस सीमा में देखिए जब भी पॉड पर पहुंचेंगे ना तो थोड़ा सा हम कांस्टेंट लाइन बनाएंगे इस तरह से। कांस्टेंट लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो ये इधर गया तो समझ लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर पॉड पर पहुंचे यानी सीमा पर पहुंचे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों फिर टेम्परेचर घटता है, उसके बाद फिर यहाँ पे पॉज बनाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है और यहाँ पे पॉज नहीं, यहाँ पर हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बताया गया है। आप लोग यह स्ट्रक्चर देख लेना। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो ये लाइन बनाया गया है तो इस लाइन को आपको करीब 45 के करीब वहां पर दर्शाया गया है, इसे आपको 85 के करीब में दर्शाया गया है। तो उसमें आगे पीछे है, लेकिन जो आपका लिखा गया है बुक में वो 50 और 80 लिखा